आपके जो वीज़ा प्रोसेस को कितना टाइम लगा पूरा टोटल? अराउंड अगर मैं सिर्फ प्रोसेसिंग फीस बोलूँ, जैसे कि आपका 2 साल का इंश्योरेंस होता है, अगर आप बैचलर पे आना चाहते हैं तो आपका 3 साल का इंश्योरेंस होगा। इस टाइम पे मेजर चेंजेस अभी सिर्फ मेडिकल लाइन पे। लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, आपके फादर ग्रैंडफादर सब आर्मी में हैं, तो यहाँ आने का आपका कैसे प्लान बना? मैंने 1 साल डिकैथलॉन में जॉब करी, उसके बाद मैं जैसे जॉइनिस टेक लिमिटेड में एज अ वेब डेवलपर मैंने वर्क किया है 5 महीने। आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ करी वो किस बेसिस पे करी? कोर्स तो ठीक है, आपने आईटी लिया क्योंकि आप आईटी वाले बैकग्राउंड के हो। फंड्स रिक्वायरमेंट, तो फंड्स का क्या सीन था? आपने फंड्स कितने दिखाए, कितने मतलब लग रहे थे, कितने मतलब कि कितनी रिक्वायरमेंट थी और तुमने कितने दिखाए? मेरे जो पापा के अकाउंट में दिखाए थे वो दिखाए थे हमने 40 लाख। जो बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ हम स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं, हम पढ़ने आ रहे हैं, तो अगर कभी भी इंटरव्यू होता है तो हमें ये बोलना है कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस अपनी होम कंट्री वापस आऊँगा डिग्री लेके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो फॉर यू गाइस। तो आज की वीडियो है भाई पे रहने वाली है। जैसा कि भाई लैंड हो रखे हैं, कल ही लैंड हुए हैं, आज इनका फर्स्ट डे ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। तो हम आपको इनकी जर्नी से मतलब बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या लोग अभी वीज़ा प्रोसेस के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रगल है, क्या क्या है, मतलब लाइव एक एग्जांपल बता रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है हमारी होम कंट्री में, कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है। तो Q&A वीडियो रहने वाली है, मैं इनसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ये मुझे जवाब देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चल रहा है। तो पहला टॉपिक ये है वीज़ा प्रोसेस का, वीज़ा एंड एप्लीकेशन प्रोसेस का वो है। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है भाई से कि जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो आपने डाली है वो कहाँ से डाली है? मेरी जो वीज़ा प्रोसेसिंग हो रखी है वो सारी आईडीपी के थ्रू हो रखी है, आईडीपी पंचकुला के थ्रू हो रखी है सारी के सारी मेरी प्रोसेसिंग। और जो मेरा वीज़ा है वो है सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा है, जो मैं मास्टर्स करने यहाँ पे आ रखा हूँ। बाकी का तो आपके जो वीज़ा प्रोसेस को कितना टाइम लगा पूरा टोटल? मतलब वीज़ा आने का टाइम नहीं, जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया और जब तक वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ तब तक का मतलब कितना आपको टाइम लगा? तो गाइज मैं जैसे आप लोगों को बताना चाहूँ भाई के चैनल के थ्रू, अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम करीब 4 महीना लेकर मैक्सिमम 4 मंथ, क्योंकि लाइक 4 मंथ में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जोड़ने भी होते हैं और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लाइक आपके बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल वो 3-3 4-4 बार निकाली जाती है। तो वो सब चीज़ों को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है आपको। उसमें आपने ये पीटी जो इंग्लिश टेस्ट होता है वो भी अप्लाई कर दिया? हाँ, मतलब वो भी ऐड ऑन 4 महीने में, हाँ सब कुछ ऐड ऑन कर। ओके, तो अब दूसरा मतलब ये मेरा सवाल था कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रखे हैं पूरे प्रोसेस के लिए? हाँ, इस टाइम पे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ रखा हूँ, तो मेरे को मेरे 10th-12th की मार्कशीट और उसके बाद जो भी मैंने जो बैचलर कर रखा है, तो बैचलर में मेरी जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनकी मार्कशीट्स और मेरी डिग्री, ये सारा कुछ मैंने अपने एजेंट को दिया था। उसके बाद उन्होंने मेरा ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया था। ऑफर लेटर, तो जैसा कि आपसे पता चल रहा है कि आपने एजेंट के थ्रू ही किया है, खुद से तो किया नहीं है। तो एजेंट के थ्रू किया, तो आपने पंचकुला से कर रखा है, तो आपको कॉस्ट कितनी है? एजेंट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आईडीपी से करवाया था, तो आईडीपी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री मतलब उनका कोई पैसा नहीं है। मैंने भी अपनी फाइल आईडीपी दिल्ली रजौरी घाटी से लगाई थी, तो उनका कोई मतलब अपने चार्जेस नहीं है। जो मतलब वीज़ा की प्रोसेस की जो फीस है, वीज़ा फीस है और जो भी मतलब मेडिकल चार्जेस हैं वो लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेते। तो अराउंड कितना है आपका खर्चा? तो अराउंड अगर मैं सिर्फ प्रोसेसिंग फीस बोलूँ, जैसे कि आपका 2 साल का इंश्योरेंस होता है, अगर आप बैचलर पे आना चाहते हैं तो आपका 3 साल का इंश्योरेंस होगा। तो मेरा जो इंश्योरेंस था वो था अप्रॉक्स 88,000 का। और कौन सा इंश्योरेंस था? मेडिकेयर। हाँ, इस टाइम पे जो आईडीपी प्रोवाइड करवाता है वो मेडिकेयर है। बट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने एजेंट से बात कर सको तो नैप का भी आता है मैक्सिममली। हाँ, नैप ज़्यादा, मेडिबैंक भी आता है। सो हम लोगों का जैसे हम आईडीपी के थ्रू आ रखे हैं और भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। लाइक मैं इनसे पूछते रहता था एवरी टाइम, लाइक जब भी मैं फ्री टाइम रहता था तो मैं भाई को कॉल करके पूछ लेता था कि क्या चल रहा है वहाँ का और कैसा इन्वायरमेंट है, अभी की वेदर कैसा है। तो इन सब चीज़ों पे भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अगर मैं आपको बताऊं मेरे इंश्योरेंस के बारे में, तो उसका खर्चा जो था वो था 88,000 अप्रॉक्स। और वीज़ा का एप्लीकेशन फ़ीस थी वो थी 90,000। 90 और 80। हाँ, और 10,000 अप्रॉक्स का जिसका मेरा मेडिकल हुआ था, 6,500 का मेडिकल हुआ था।
ओके, तो अराउंड 1,90,000 जो हाँ। मतलब एजेंट को गए हैं एजेंट को, प्रोसेस के लिए, ये process नहीं कि के उनके कोई नहीं पैसे। नहीं उनका कोई पैसा नहीं। तो अभी जो फिलहाल आप आए हो तो कोई चेंजेस हुए हैं वहाँ पे, मतलब कि आजकल बोल रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो एनी चेंजेस? इस टाइम पे मेजर चेंजेस अभी सिर्फ मेडिकल लाइन पे हैं, क्योंकि हाँ इस टाइम पे मेडिकल लाइन पे आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। अच्छा, हमारे टाइम पे तो कुछ ऐसा नहीं था, खाली बॉडी नॉर्मल बॉडी हाँ। चेकअप था, ब्लड यूरिन भी टेस्ट हो रहा है सुनने में आया। यूरिन टेस्ट अभी नहीं हो रहा, वो हो रहा था बट अभी नहीं हो रहा यूरिन टेस्ट। अभी सिर्फ ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपका किडनी मेल फंक्शन देखा जाता है कि आपकी किडनी सही से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो गाइज जो भी आप लोग जो भी जिम इंथुजियास्ट हैं, जो भी ज़्यादा हाँ बहुत ज़्यादा जिम विम करते हैं और क्रेटीन प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं या दवाइयाँ अगर आपकी कुछ चल रही हो, तो भाई अभी इस टाइम पे मेडिकल मत देना, कुछ टाइम ब्रेक लेके उसके बाद थोड़े मेडिकल। टाइम मतलब ब्रेक लेके अपना जब भी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए उसके बाद देना, क्योंकि भाई मेडिकल भी बहुत ज़्यादा बहुत अफेक्ट ज़्यादा करता है affect वीज़ा करता प्रोसेस को। तो जैसा कि मेरा एक जो बेसिक क्वेश्चन था अब इनके बारे में, ये तो हो गया इनकी वीज़ा की प्रोसेस। तो मेरा ये था एज लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, आपके फादर ग्रैंडफादर सब आर्मी में हैं, तो यहाँ आने का आपका कैसे प्लान बना, मतलब कि क्या हुआ ऐसा? सो जैसे कि मैंने पहले बता दिया, आप अपना एक्सपीरियंस भी बता दो कि आपने क्या क्या किया है 10th 12th हाँ। उसके बाद क्या क्या किया है। सो गाइज मैंने 10th जैसे नॉर्मली 10th होती है वैसे मैंने नॉर्मल 10th करी है, CBSE बोर्ड से करी है। उसके बाद जो मेरी 12th है वो भी CBSE बोर्ड से है। तो ये मेरा एक प्लस एडवांटेज था, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो उनको यहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू CBSE बोर्ड। उसके बाद जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो थी देहरादून में वेल नोन यूनिवर्सिटी है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। इट्स लेवल 2 यूनिवर्सिटी, लेवल 2 और यहाँ की यूनिवर्सिटियों के लिए वो लेवल 1 है। तो जब मैंने अपने क्या कहते हैं काउंसलर से ये चीज़ पूछी थी तो वो मेरे को ये बता रहा था कि वो लेवल 1 यूनिवर्सिटी है और एक अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटी से मैं कर आया था। तो फिर आपकी बैचलर्स के बाद आपने क्या किया? हाँ बैचलर्स पे मैंने किया था बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैं IT में ही किया? हाँ IT और में यहाँ भी आप IT में ही आ रहे हो, हाँ। सेम बैकग्राउंड? सेम बैकग्राउंड। तो मेरा ये था कि आपका ऑस्ट्रेलिया का कैसे प्लान बना, मतलब कि एज कमिंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो नॉर्मली लड़कों का ये होता है कि भाई आर्मी में ही जाना है। अगर बाय द वे आर्मी में नहीं हो पाया तो दूसरी लाइन होती है HM, होटल हम मैनेजमेंट। पहाड़ियों का एक ही दो ही पहाड़ियों का चीज़ है। यही है, HM या आर्मी। बट उसके अलावा जो आपने ये किया, ये कैसे, मतलब आप कैसे, कहाँ से हुआ? तो मतलब गाइज जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई का बहुत बड़ा योगदान है मेरे यहाँ पे आने पे। नहीं क्योंकि लाइक मैं हमेशा इनसे पूछते रहता था, तो ही टोल्ड मी अबाउट लाइक वर्क कल्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि मैं वहाँ पे भी जॉब कर रहा था। मैंने 1 साल डिकैथलॉन में जॉब करी। उसके बाद मैं जैसे जॉइनिस टेक लिमिटेड में एज अ वेब डेवलपर मैंने वर्क किया है 5 महीने। तो वहाँ के वर्क कल्चर और यहाँ के वर्क कल्चर में ज़मीन आसमान का फर्क। बहुत ज़्यादा। तो वो लोग एक तरह से, मैं आपको बता दूँ तो एक तरह से गधा मजदूरी करवाते हैं। बट यहाँ पे लाइक इफ़ यू हैव 9 to 5 जॉब, तो आप 5 बजे के बाद वो उनके ऊपर से एक चीज़ हो जाती है कि आप घर जाइए, 5 बजे के बाद आप काम नहीं कर सकते, तो मतलब नहीं कर सकते। तो यहाँ का वर्क कल्चर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे मैंने भाई से हमेशा पूछा कि यहाँ के वर्क कल्चर के बारे में, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट भाई लोगों के बीच में, तो यहाँ पे सब कुछ ही ओवरऑल बहुत ज़्यादा सही था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया आ जाऊँ। तो अब आते हैं हम भाई की, जैसे की बात हो गई अपना, इनका वीज़ा प्रोसेस हो गया, एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया और इनके बारे में बैकग्राउंड हो गया। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन में। ठीक है, टॉपिक 2 है यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन। तो मैं ये बोलूँगा कि आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ करी वो किस बेसिस पे करी? कोर्स तो ठीक है, आपने IT लिया क्योंकि आप IT वाले बैकग्राउंड के हो, तो आपने मास्टर ऑफ IT ले लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट आपने यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करी? सो यूनिवर्सिटी ब्रदर, मैंने यूनिवर्सिटी ऐसे चूज़ करी जैसे कि मेरे को 3 ऑप्शन थे यूनिवर्सिटी के लिए। एक था मक्वेरी यूनिवर्सिटी, दूसरा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, तीसरा था न्यूकैसल यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा तेज बोलो, शायद आवाज़ हाँ। बोल रही है। तो मेरे को गाइस 3 ऑप्शन थे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एक था मक्वेरी यूनिवर्सिटी, दूसरा न्यूकैसल यूनिवर्सिटी, तीसरा था वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। वेस्टर्न सिडनी, और ये टॉप लेवल की थी, लेवल 1? हाँ, लेवल 1। क्योंकि अब मैंने लाइक लास्ट वीडियो वेस्टर्न में सिडनी यूनिवर्सिटी आई गेस लेवल 2 की है, बट बाकी के 2 न्यूकैसल और मक्वेरी लेवल 1 यूनिवर्सिटी है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि जो मेरे बजट में भी फिट बैठ रही थी तो वो थी न्यूकैसल यूनिवर्सिटी। लाइक वो ना ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ना बिल्कुल मिड लेवल की थी। जैसे कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी थोड़ा कम प्राइस, मतलब उसके प्राइस उतने नहीं है। बट मक्वेरी यूनिवर्सिटी इज़ लाइक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर की, जो टॉप 5 में आती है। तो और न्यूकैसल यूनिवर्सिटी जो थी वो थी ना प्राइस में अब, और जो मतलब आपको एक लाइक
बेसिक हाँ सही था बेसिक मतलब। सही था। तो आप कितनी फीस भर के आए हो मास्टर ऑफ आईटी की? सो मेरे को MIT के मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैंने भरी है 17,826 तो वो इंडियन रुपीज में कितनी थी अराउंड? इंडियन डॉलर्स में अप्रॉक्स 10 लाख 10 लाख, तो अराउंड 10 लाख। और ये एक सेमेस्टर की होगी एक ना? सेमेस्टर की 6 मंथ्स की होगी। हाँ, ये सिर्फ ओके, तो दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी जो COE आई, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, इसको कितना टाइम लगा? सो COE को अप्रॉक्स जिस दिन मेरे एजेंट ने मेरे को बोला कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ COE, उसके एक दिन मतलब मेरे फीस भरने के 2-3 दिन में मिल गई थी COE मिल गई? हाँ ज़्यादा पहले तो ऑफर लेटर आया होगा, Offer letter आया। कंडीशनल, उसके हाँ। बाद वो एक्सेप्ट करने के बाद 2-3 दिन में 2-3 दिन में COE COE आ गई। ओके। तो भाई जैसा कि हमने बताया कि भाई की COE आ गई थी विद इन 2-3 डेज में, आफ्टर लाइक फीस सबमिशन के बाद इनकी COE आ गई थी। अब हम बात करते हैं भाई टॉपिक 3 में, फंड्स रिक्वायरमेंट। तो फंड्स का क्या सीन था? आपने फंड्स कितने दिखाए, कितने मतलब लग रहे थे, कितने मतलब कि कितनी रिक्वायरमेंट थी और तुमने कितने दिखाए? तो जो मेरे से मेरे काउंसलर ने बोला था फंड्स दिखाने के लिए, जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं हमारे भाई, उनके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 35 लाख्स। तो मास्टर्स अभी बैचलर सबकी अलग अलग होती है, अपनी मास्टर्स की बता रहे क्योंकि मास्टर्स की है 35 लाख, और मेरे जो पापा के अकाउंट में दिखाए थे वो दिखाए थे हमने 40 लाख, और उसके बाद हमने 10 लाख का जो लिया था वो लिया था लोन। ओके, तो लोन में मतलब क्या प्रोसेस रहा था आपका? लोन में कैसे क्या किया? लोन में गाइज अगर आप IDB से करवा रहे हैं तो IDB का एक खुद के बैंक से टाई अप होता है, जो है ICICI बैंक, उनका उनसे टाई अप है। सो वो आपकी लोन में हर एंड से मदद करते हैं। IDB हर एंड से मदद करता है आपकी लोन में। सो मैं अगर आपको मेरे प्रोसेसिंग टाइम का बताऊं तो मेरा लोन जो हुआ था वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में हो गया था। अच्छा, जिसमें तो आपका जैसे कि 40 लाख आपके खुद के फंड्स थे अकाउंट में, और 10 लाख का आपने लोन लोन लिया लिया था। लोन भी IDP वालों ने ही करवाया? हाँ, Within IDB 4-5 डेज में वो 4-5 डेज में उन्हीं ने करवाया। तो टोटल आपने फंड्स दिखाए 50 लाख। 50 लाख तो इसमें कोई आपकी FD नहीं जुड़ी है, कुछ नहीं जुड़ी कुछ है? नहीं। अपना मतलब सेविंग्स अकाउंट में 40 Savings लाख account में और 40 10 लाख लाख अपना लोन, हाँ और उसमें से आपने फंड्स दिखा के फीस 10 लाख जमा कर दी। हाँ। एक फीस जो मेरी जमा हुई है, अगर मैं आपको बताऊं ब्रदर, तो फीस मेरी जमा हुई है जो भी मैंने क्या कहते हैं ICICI बैंक से लोन लिया था, उन्हीं ने सीधा मेरा फीस वहीं से जमा कर दी। तो वो सीधे फीस डिडक्ट हो गई। तो आपको अपने लोन वाले को, अपने जो भी एजेंट होगा जिसके थ्रू आप लोन करवाओगे, उसको आपको बताना होगा कि लोन हमारे अकाउंट पे पैसे मत डालना, सीधे के सीधे हम आपको क्या कहते हैं, रिम्बर्समेंट होता है वो डायरेक्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी को, हाँ सीधा यूनिवर्सिटी को डाल देना। ओके। और जैसे आपने अपने फंड्स दिखा दिए, आपके फादर अभी रिटायर होके आए हैं, तो जेन्युइन थे, एक नंबर का पैसा था, हाँ। तो आपने दिखा दिया। अगर किसी और को करना है तो वो क्या कर सकता है, मतलब कैसे मतलब स्प्लिट कर सकता है? जैसे लोगों की किसी की FD होती है, और किसी की लाइक FD के साथ साथ अपना मतलब बहुत सारी वो चलती है, जैसे LIC चल रही है किसी की, तो वो हाँ। दिखा सकते हैं। हाँ, वो तो दिखा सकते हैं। आप बताओ कि कैसे वो बंदा कर सकता है सो गाइज अगर स्प्लिट करके? हाँ, दो चीज़ें होती हैं। जैसे जो इंडिया के प्राइवेट बैंक्स हैं, सपोज लाइक अगर आपने FD करवा रखी है LIC में, अगर आपने FD करवा रखी है बैंक्स में, लाइक अगर वो सरकारी बैंक हैं, लाइक इवन दो प्राइवेट बैंक भी हैं, अगर उनमें FD करवा रखी है आपने, तो वो मैंडेटरी वो दिखाई जा सकती है, उसको आप लिक्विड फंड में शो करवा सकते हो। तो आप एक आजकल जो चल रहा है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस, जो GTE हो रही है फंड्स में, बच्चों की फंड्स के लिए, तो उसमें आप क्या बताना चाहते हो लोगों को? सो गाइज मेरे 3 इंटरव्यूज हुए थे कॉलेज के थ्रू, लाइक सेम कॉलेज के थ्रू नहीं, मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे अलग अलग कॉलेज पे। जैसे मैंने मक्वेरी पे एक इंटरव्यू दिया था, एक इंटरव्यू दिया था मैंने न्यूकैसल पे, और एक वेस्टर्न सिडनी। क्योंकि आजकल जो GTE का प्रोसेस है उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा डरे रहते हैं कि कैसे होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, कैसे निकलेंगे। मतलब जब हमारा टाइम था तो तब तो नहीं हो रहा था इंटरव्यू, तब इंट्रोड्यूस किया था बट इंटरव्यू हो नहीं रहे थे, बट अब तो हो रहे हैं ना इंटरव्यू, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, जिसमें आप चाहते हैं। जैसे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे अपने ऑफर लेटर के लिए, वहाँ इंटरव्यू आपका होगा ही होगा। तो आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताओ कि क्या क्या हुआ, क्या क्या सवाल थे उनके, क्या क्या मतलब? हाँ, तो मेरा जो एक इंटरव्यू हुआ था न्यूकैसल में, मैं उसी का बताता हूँ आपको। बाकी में भी हुए थे मेरे इंटरव्यू, सारे तीनों यूनिवर्सिटी से मेरे इंटरव्यू क्लियर हो गए थे। तो मेरा जो न्यूकैसल का इंटरव्यू था वो ऐसे हुआ था। एक मैम थी जो मतलब सब देसी लोग होते हैं, तो मैम थी, उनका नाम गौरी था, और वो रिप्रेजेंट कर रही थी न्यूकैसल को। तो उन्होंने मेरे को एज अ वीडियो कॉल करी थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम दिया मेरे को, इस टाइम से इस टाइम पे, और वो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे की VC थी।
ओके हाँ 10 मिनट की 10 मिनट 10 सॉरी गाइस, हाँ 10 मिनट की वीसी थी। ज़्यादा सवाल उन्होंने पूछे नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा कि फंड्स आपका शो कौन करेगा, लाइक आपके पापा मम्मी या आपके भाई बहन, और ये सब कुछ इंग्लिश में होता है। हाँ गाइस, सो लाइक पहले से ही प्रिपेयर हो जाना हाँ इस चीज़ के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया आना है तो प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो वो पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में था, लाइक कुछ भी, हाँ देसी लोग होंगे बट बोलेंगे वो लोग लाइक तो उनके मेरा यही है बेसिक एक है कि उनके क्या क्या क्वेश्चंस थे। हाँ सो उनके ब्रदर उनके क्वेश्चन ये थे कि सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने किया क्या, लाइक आपका जो पास्ट बैकग्राउंड है वो, हाँ एक्सपीरियंस आपका है क्या क्या। तो मैंने उनको बताया कि मैंने डिकैथलॉन में 1 साल काम किया है सेल्स इंडस्ट्री में। उसके बाद मैंने 5 महीने अप्रॉक्स मैंने वेब डेवलपिंग में काम किया, लाइक आईटी इंडस्ट्री में काम किया है। तो फिर उन्होंने मेरे से मेरी सैलरी के बारे में पूछा कि तुम्हारी सैलरी कितनी आती है, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, कि तुम्हारी सैलरी यहाँ पर आने के बाद कितनी इंक्रीमेंट होगी, क्या चीज़ है, और यहाँ पे आने के बाद तुम ऑस्ट्रेलिया ही रहना चाहते हो या तुम वापस जाना चाहते हो। ये तो सबसे मेन क्वेश्चन है गाइस। और इसमें बोलना होता है कि जो बेसिक है कि मेरे को पढ़ाई करके वापस आना है। नहीं बोलना है कि मेरे को वहीं रहना है, वहीं मेरे को जिंदगी काटनी है, नहीं। जो बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ हम स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं, हम पढ़ने आ रहे हैं, तो अगर कभी भी इंटरव्यू होता है तो हमें ये बोलना है कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस अपनी होम कंट्री वापस आऊँगा डिग्री लेके। तो ये बोलना इसमें अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बताऊं तो मैंने बोला था कि मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि यहाँ का जो वर्क कल्चर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो लाइक ऑथेंटिक कल्चर्स हैं, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो एक पहली ये चीज़ बोली थी। एक दूसरा चीज़ मैंने ये बोला था, राइट नाउ जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलाइज हो रही है, वो बहुत ज़्यादा लाइक स्प्रेड हो रही है। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं अगर यहाँ पे नेटिव लोगों के साथ रहूँगा तो यहाँ पे जो है मेरा लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाएगा। मतलब फुल पेल के मक्खन लगा के तुमने बोला। मैंने ये बोला तो फिर वो तो पास होना ही है। फिर तो इंटरव्यू इतनी बातें फैली है तो पास होना ही है। तो वो खुद भी हंसने लगी थी एक तो, और उसके बाद क्या कहते हैं बस अब कितना मक्खन लगाएगा भाई। ओके, तो ये था आपका जीटीई का। तो इतना हार्ड नहीं है? नहीं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। और जो मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इंडियन ही होते हैं, बस वो इस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, मुझे लगता था कि हमारे टाइम पे होता है ना, मुझे लगता था वहीं वाले बात करेंगे। नहीं, वो सारे के सारे इंडियंस ही होते हैं। ओके, तो अब आते हैं अगले टॉपिक में।